वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हम उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, और ये विषय है समान विज्ञान के अंतर्गत जो चल रहा था जीव विज्ञान का चैप्टर, उसी को आगे हम ले जाएंगे इस क्लास में। तो जीव विज्ञान के क्लास में हमने देखा पिछले क्लास में लीवर के स्ट्रक्चर को और लीवर के फंक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको रिवाइज करें और उस पर ध्यान रखें, अक्सर वहां से सवाल पूछा जाए। आगे चूंकि अब ये जो डाइजेशन का अंग है इसकी बातें समाप्त हो रही है, तो इसका हम एक क्वेश्चन आवर लेकर आएंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें आपकी एक छोटी सी परीक्षा होगी, टेस्ट होगी, जिसके माध्यम से आप इस क्लास का जो लाभ है उसको आप प्रदर्शित कर पाएंगे, लाभ ले पाए कि नहीं ले पाए। तो चलिए उसी को आगे ले चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ जीआई ट्रैक्ट की। तो डिसऑर्डर मतलब होता है बीमारी, डिजीज, इलनेस, एबनॉर्मलिटी, कुछ भी कह सकते हैं। और ये बीमारी है जीआई ट्रैक्ट से संबंधित, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहा जाता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब होता है आहार नली, भोजन का फूड पाइप जो माउथ से लेकर एनस तक जुड़ा हुआ है, और उसी के माध्यम से भोजन अंदर जाता है, पाचन होता है और अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो उसी ट्रैक्ट में कुछ डिसऑर्डर हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं, और कुछ तो हमारे सामान्य जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती जो इस सिस्टम, इस तंत्र से संबंधित। कभी कभी किन्हीं को वोमिटिंग हो जाता है, कभी कभी किन्हीं को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कभी किन्हीं को डायरिया हो जाता है, कभी कभी को किसी को हार्ट बर्न होता है, और जब गंभीर स्थिति आती है तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या गॉल स्टोन की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। तो ये हर बीमारी जो हमने नाम लिया ये कॉमन समस्याएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, और इसीलिए एग्जाम में इनसे जोड़ करके कुछ प्रश्न पूछा जाता आपसे। क्योंकि जीव विज्ञान पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है, शरीर को समझना, शरीर की जरूरतों को समझना और शरीर के समस्याओं को दूर करना, उसको हल करके शरीर को स्वस्थ रखना, ताकि हम जीवन को स्वस्थ पूर्ण बिता सके। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन बसता है, और स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ तन होता है तो जीवन आनंदमय बीतता है। तो इसी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे मुख्य फोकस करके पाचन तंत्र से संबंधित कुछ एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर की या बीमारी की, जिसमें पहला एक हमने नाम लिखा है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग क्या है, किस प्रकार होता है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसी को समझने का प्रयास करें। जो एक नॉर्मल डिसऑर्डर है, एक समान प्रक्रिया है हमारे जीवन में। तो वीडियो क्लास या ऑनलाइन क्लास जो देख रहे हैं, पहली बार जो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो इसका क्वेश्चन आवर भी जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें, पूरा रिवाइज करें। जो चीजें समझ में ना आए उसको वीडियो को दोबारा आप वापस जाकर के रिवाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिसऑर्डर वोमिटिंग, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं उल्टी। तो उल्टी होना एक कॉमन प्रक्रिया, कई तरह की उल्टियां होती, लेकिन हम जो यहाँ उल्टी की बात कर रहे हैं ये एक अलग तरह का फंक्शन है जीआई ट्रैक्ट का। जो शुरू से देख रहे हैं क्लास जीव विज्ञान का, उनको पता होगा कि आहार नली की मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां हैं। जल्दी रिप्लाई कीजिए, आहार नली की मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती है। जल्दी जो इसको रिप्लाई कर पाएंगे, मैं समझूंगा कि उनका क्लासेज बहुत अच्छा चल रहा है, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो काफी आंसर आया, लेकिन ज्यादा सही नहीं है, कुछ ही लोगों का सही है। तो ध्यान रखना है कि आहार नली की मांसपेशियां इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, वो हमारे नियंत्रण के बाहर है, और इसीलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। भोजन जो लेते हैं तो भोजन माउथ से स्टोमिक में जाता है, ये कॉमन प्रक्रिया। और हमने पढ़ा था कि भोजन माउथ से स्टोमिक तक जाने के लिए एक विशेष प्रकार की मूवमेंट होता है मसल्स में। कौन मूवमेंट, जल्दी बताएं, कौन सा मूवमेंट होता है आहार नली में। तो मूवमेंट जो होता है उस मूवमेंट का नाम पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमने चर्चा किया था कि मांसपेशियों में एक वेव क्रिएट होता है, और उस वेव की मदद से भोजन धीरे धीरे नीचे चला जाता। तो ये नीचे जाने की प्रक्रिया, भोजन जब भी जाएगा नीचे ही जाएगा। लेकिन समझना क्या है कि कभी भी अगर
कुछ फूड मटेरियल जो हो कोई भी, और वो फूड मटेरियल अगर हार्मफुल है मतलब शरीर को नुकसान पहुंचा सकता, तो भोजन हो, उस भोजन में कुछ ऐसे तत्व मिले हों जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, या कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ जो भोजन के साथ चले गए हों, तो जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी को जब पता चलता है कि ये हार्मफुल है, तो बॉडी चाहता है कि उसको हम एक्सपेल करके बाहर कर दें, और इसके कारण ये वोमिटिंग जो है इस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए फोर्सफुली भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया, कि जो चीजें गया है उस भोजन को बाहर करना है। तो देखते होंगे कि वोमिटिंग जो होता है बहुत फोर्स से होता है, अचानक से इतना फोर्स आता है कि सब कुछ अंदर से बाहर आ जाता है, और ये जो होता है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट का अपोजिट होता है, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं इसको। तो एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब होगा तो ये चीजें दिखाई पड़ेगी और वोमिटिंग टेंडेंसी दिखेगा, और ऐसा होने पर ये फोर्सफुली भोजन बाहर आ जाए, जिसका एक ही उद्देश्य है इस हार्मफुल मटेरियल को बाहर करना। तो ध्यान रखना है ये हार्मफुल मटेरियल भी होता है, और कुछ लोग जिनको अपने भोजन का लिमिटेशन नहीं होता, अगर भोजन मिले तो जितना दे दे उतना खा लेंगे। अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह के लोग हैं, भोजन करने का अलग अलग प्रक्रिया। कुछ लोग तो खाते खाते जान तक दे देते हैं, और कुछ लोग खिलाते खिलाते जान भी ले लेते हैं, और कहीं कहीं ऐसा है कि भोजन के बिना भूखे भी लोग मर रहे हैं। तो ये सब कंडीशन है। तो एक कंडीशन ये भी है कि अगर भोजन जरूरत से ज्यादा ले लिया जाए तो भी वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, क्योंकि ज्यादा हो गया तो स्टोमक में जगह कम है, तो स्टोमक नॉर्मल होने के लिए उस भोजन को बाहर निकालना चाहता, और जब निकालेगा तो ये टेंडेंसी दिखेगी, इसको वोमिटिंग कहें। तो ध्यान रखना है, कभी कभी देखते हो कि ज्यादा भोजन ले लेने पर आदमी अपने आप को सहज महसूस नहीं करता, और तब वो वोमिट करता, और वोमिट जब कर लेगा तो उसका मन और शरीर हल्का हो जाएगा, और लगेगा कि अब जो परेशानी थी वो ठीक हो गई। अक्सर बैचलर लाइफ में होता है, जो बैचलर लाइफ में भोजन चूंकि नॉर्मली अच्छा नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी लोग पिकनिक के तौर पर 2-4 फ्रेंड मिल करके भोजन बनाते, कभी मटन चिकन का पार्टी चल रहा है तो भोजन उस दिन नॉर्मल भोजन से ज्यादा कर लें, और लॉज में देखेंगे पूरा भोजन कर लेगा, नेक टू नेक गर्दन तक पहुंचा देगा, एक भी जगह नहीं छोड़ेगा 1 इंच। जहां 6 रोटी खाएगा उस दिन 14 रोटी खा लेगा, और फिर जब खा लेगा और सोने जाएगा तो अब तो हिल डोल नहीं हो रहा है, अस बस मन कर रहा है, तो जाएगा और जा करके मुंह में उंगली डाल करके और अपने बाथरूम में अपने नल के पास जाकर वोमिट करेगा, और जब वोमिट कर लेगा पेट से भोजन बाहर आ जाएगा तो मन हल्का हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग प्रोसेस, जिसमें एक ही उद्देश्य है कि शरीर में जो चला गया है हार्मफुल मटेरियल उसको क्या करना, बाहर निकाल दें। तो इतना ही खाएं। खाने का तरीका है कि भोजन उतना ही करें जिसके करने के उपरांत स्टोमक में कुछ जगह हवा और पानी के लिए बचा होना चाहिए। अगर 6 रोटी का डोज है तो आप 5 रोटी खाएं। अगर 5 रोटी का आपको भोजन 5 रोटी में पूरा पेट भर जाता है तो 4 ही रोटी खाएं। यही मेडिकल साइंस का एक प्रक्रिया है भोजन को सही तरीके से लेने का। तो सिंपल समझना है, फूड मटेरियल को, हार्मफुल जो मटेरियल चला गया है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, जिसमें फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है और भोजन बाहर निकलता है। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो मूवमेंट होता है वो एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से भोजन अंदर जाता है और एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो भोजन अंदर से बाहर आ जाए। तो ये ध्यान रखना। तो एक हो गया वोमिटिंग। दूसरा जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों का शिकायत होता है, नाम है हार्ट बर्न। तो ये ध्यान रखना, हार्ट बर्न नाम है एक एबनॉर्मलिटी का, डिसऑर्डर का। नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं हीक जलना या हृदय में जलन जैसा महसूस होना। तो हृदय को भोजन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये भी पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे कि हमारा हृदय का जो पोजीशन है वो स्टोमक के जस्ट ऊपर है। और हमने पढ़ा है कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें ऐसे ये ओसोफेगस है ऊपर में, और ओसोफेगस के नीचे हमारा स्टोमक है, और स्टोमक के नीचे छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, ऐसे ये हम सब बता चुके हैं। तो यहां पर ओसोफेगस,
ये ध्यान रखना, यहाँ पर गार्ड होता है, गार्ड का नाम क्या है? इस गार्ड का नाम हम बता चुके हैं, नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। तो इसमें जो भोजन जमा है इसको ऊपर जाना नहीं है, और यहां भी एक गार्ड है, और इस गार्ड का नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसे आगे जाने से ये रोकेगा और इसको वापस ऊपर जाने से रोकेगा, लेकिन वोमिटिंग टेंडेंसी में सब कुछ बाहर आ जाता है। लेकिन एक और एबनॉर्मलिटी है हार्ट बर्न, और ये हार्ट बर्न ध्यान रखना है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बर्निंग फीलिंग होता, लगता है जैसे जल रहा है, अंदर में हृदय के पास कुछ जलन हो रही, और ये जलन जो होता है ये ओसोफेगस में होता है। होता क्या है कि भोजन अगर इसमें है स्टोमक में तब तो जलन नहीं होगा, लेकिन अगर भोजन भरते भरते स्टोमक के पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो भोजन अगर ये यहां मूव करके थोड़ा भी इसका लिक्विड ऊपर जाएगा, तो इस ओसोफेगस में जलन का एहसास होने लगता है, और जब जलन का एहसास होता है तो उसी को हम लोग हार्ट बर्न कहते हैं। और ये हार्ट बर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक लिक्विड है, जो हम पढ़े हैं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अक्सर पूछ देगा कि हार्ट बर्न का कारण है कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और HCl इस स्टोमक में है। लेकिन भोजन अगर पुशअप होकर ऊपर चढ़ेगा, स्टोमक तक रहेगा तो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन इसको बचा लेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो जैसे ही ये एसोफेगस में पहुंचेगा तो आपको फीलिंग होने लगेगी, लगेगा कि हिक जल रहा है, अलग तरह का जलन जैसा महसूस होता, क्योंकि ओसोफेगस और हृदय एक ही जगह होता है, इसलिए इसका नाम हार्ट बर्न रखा गया है। तो लोगों को फील होता है कि हृदय में जलन हो रहा है, लेकिन हृदय में जलन नहीं, तो जलन कहां हो रहा है? ओसोफेगस में हो रहा है। तो ध्यान रखना है ओसोफेगस में। अब यहां ध्यान देना है कि कारण क्या है। तो कारण है HCl का ओसोफेगस में पहुंच जाना। तो ओसोफेगस में जब पहुंचेगा तो ये प्रक्रिया आपको दिखाई देगा। तो ओसोफेगस में HCl का पहुंचना, तो HCl स्टोमक से ऊपर जाएगा, और ये कॉमन प्रॉब्लम है किसमें? तो ये कॉमन प्रॉब्लम दिखता है प्रेग्नेंट लेडी में। तो ये ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडी में ये ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्यों? तो गर्भावस्था में जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो हार्ट बर्न की शिकायत अक्सर महिलाओं में हो जाती है। कारण कि यहां पर एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बच्चा का ग्रोथ हो रहा, और बच्चा जब बड़ा होता है तो पुशअप करता है, तो भोजन ऊपर चढ़ने लगता, और परिणाम स्वरूप HCl की मात्रा जब ओसोफेगस को टच करती है तो उनमें हार्ट बर्न का प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि हार्ट बर्न का कारण क्या है, तो HCl है, और HCl कहां पहुंचेगा? ओसोफेगस में, तो ये प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी। और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा ये प्रभाव प्रेग्नेंट लेडी में दिखाई पड़ता, गर्भवती महिलाओं में, गर्भावस्था के दौरान। तो अक्सर डॉक्टर उनके लिए एंटा एसिड वगैरह चलाती रहती हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया। तीसरा जो प्रॉब्लम है, एक इंपॉर्टेंट, नाम है कॉन्स्टिपेशन। ये एक कॉमन बीमारी है आज के समय में। तो कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा सा समझना है, जिसको नॉर्मली हम लोग कब्ज कहते हैं, और हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि कब्ज आज ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आज के जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित है। और इसलिए इस कब्ज को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि कब्ज नॉर्मली लगता है कि छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान पहुंचाता और आपको पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता। तो कब्ज क्या है या कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्यों होता है, इसके पीछे का वजह क्या है, और ये क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा समझना। तो कब्ज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, उस प्रॉब्लम का नाम है डिलेड इवैक्यूएशन। ये ध्यान रखना, डिलेड इवैक्यूएशन। डिले मतलब होता है देर से, और इवैक्यूएट मतलब पेट को खाली करना। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, जिसको स्टूल कहते हैं, पखाना कहते हैं, वो शरीर से बाहर निकलता, उसको इवैक्यूएशन कहा जाता है। शरीर खाली हो गया, पेट खाली हो गया। जब पेट खाली होगा, बिल्कुल आप स्फूर्ति महसूस करेंगे, तरोताजा महसूस करेंगे, आपके शरीर में एनर्जी होगी, दिमाग फ्रेश होगा, आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से सोच पाएंगे,
अच्छा थिंकिंग होगा, जो काम करना होगा उसमें मन लगेगा। लेकिन अगर इवैक्यूएशन अच्छा ना हो, पेट साफ ना हो पाए, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगती है, और एक अलग तरह की बेचैनी की फीलिंग होती है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज में होता क्या है, तो डिलेड इवैक्यूएशन होता है, मतलब काफी वक्त लगता है, और वक्त इतना लगता है कि लोग बाथरूम में ही घंटों घंटों बिताते हैं। आजकल तो कब्ज छोड़ दें, मोबाइल की वजह से ऐसे भी बाथरूम में समय ज्यादा देते हैं सब लोग, चूंकि टाइम होता है वहां पर, और वहां पर लोग बातें करते हैं, अपना जो भी काम करना होता है वो भी कर लेते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में हुआ करता था कि बाथरूम में पेपर पढ़ने का शौक हुआ करता था, पेपर पढ़ लेते थे वहीं पर बैठे बैठे। लेकिन अब यहां भी भारत में भी बड़े पैमाने पर दिख रहा। लेकिन ये एक बड़ी समस्या कि डिलेड इवैक्यूएशन होना, कि आपका स्टूल क्लियर ना होना, पेट साफ ना हो, जिसके कई वजह हैं। और इस वजह का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट का पूरा ना होना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये ध्यान रखना, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट का सही नहीं होना, पहला। दूसरा, शरीर में वाटर की मात्रा कम होना, वाटर की कमी होना। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो हमने अभी कहा कि भोजन को पाचन के लिए प्रॉपर क्रिया करने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट चाहिए। अगर वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है तब तो भोजन पचेगा भी और पाचन के बाद निकल भी जाएगा। लेकिन अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही नहीं हो पा रहा, मूवमेंट नहीं करता है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो ये पाचन क्रिया डिस्टर्ब करेगा, तो पचेगा नहीं। दूसरा कि अगर वाटर बॉडी में नहीं है तो भी पाचन क्रिया गड़बड़ाता है, और परिणाम स्वरूप ये जो होता है, ये पाचन क्रिया में कमी होने लगता, और इनडाइजेशन के कारण कब्ज की शिकायत हो जाती। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता। तो करना क्या है, पेरिस्टालसिस को ठीक करना है और वाटर की कमी को पूरा कर देना। अगर ये कर दें तो कब्जियत ठीक हो जाता है, और परिणाम स्वरूप आप एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाते हैं। हमने कहा कि अगर सुबह आप पूरी तरह से फ्रेश ना हो, आपके बाथरूम की क्रिया पूरी तरह से, शौच अच्छे से नहीं हो, पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, दिन भर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसके कारण पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, बवासीर हो जाएगा, कई तरह के बीपी के प्रॉब्लम हो जाएंगे, समय बहुत ज्यादा लगेगा, और काफी समय आपका वेस्ट हो जाएगा, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ये दो चीजों को हम ना होने दें, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करें और वाटर की कमी को पूरा करें। और इसको करने के लिए 2 चीजों को ध्यान रखना होता। पहला कि आपके भोजन में ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, रफेज, और दूसरा परगैटिव्स का इस्तेमाल। तो ये दोनों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कब्जियत दूर हो जाएगा। इसमें रफेज में मुख्य रूप से हम जो यूज करते हैं वो सलाद यूज करते हैं। तो सलाद जितना ज्यादा लेंगे रफेज का काम करेगा। और रफेज में क्या होता है, तो सलाद के अंदर सेलुलोज फाइबर होता है। ये सेलुलोज फाइबर ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्रिएट करता, जिसके कारण जीआई ट्रैक्ट साफ भी होता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रॉपरली होने लगता है, और परिणाम स्वरूप भोजन का पाचन होता है और वो इवैक्यूएशन क्लियरली हो पाता। आजकल का मौसम है, आजकल का समय है, जो कल्चर हो गया जीवन जीने का, कि हम लोग गेहूं भी पिसवाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, तो उसके ब्राइन को, चोकर को बाहर निकाल देते हैं, और चोकर आप निकाल देंगे और चिकना चिकना रोटी खाएंगे तो उसमें रफेज गायब हो गया। रफेज गायब हो गया तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगा। लोग पानी पूरी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, भेल पूरी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो ये सब कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता। साथ ही ऐसे लोग जो नॉनवेज ज्यादा लेते हैं, और भारत में नॉनवेज खाने का प्रक्रिया बिल्कुल अलग। नॉनवेज पर ऐसे टूटते हैं जैसे वो अमृत हो, और अमृत के रूप में उसको सेवन करते हैं, जबकि वो एक पॉइजन है, जहर है, जो धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को, बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता और लॉन्ग रन में कई तरह की बीमारियां दे देता। लेकिन होता क्या है कि जब नॉर्मल अगर वेजिटेरियन भोजन हो, साफ सुथरा सादगी वाला भोजन, तो वो पसंद नहीं करते हैं।
तो 6 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। लेकिन अगर मटन चिकन बनाओ तो 6 रोटी की जगह 8 रोटी 10 रोटी भी खा लें। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको नॉन वेज पर जोर है। और यही कारण है हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन का। स्पाइसी भोजन करने का प्रक्रिया है। तेल मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं भारत में और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पाश्चात्य लोग हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं तो रोस्टेड चिकन खाते हैं, रोस्टेड मटन खाते हैं। उसमें स्पाइस ने मसाले नहीं होते। ऊपर से कि जितना मटन चिकन खाएंगे उसका 50% सलाद वो लोग शामिल करते हैं ताकि सलाद उसको रफेज के रूप में यूज कर सके और उसका पाचन अच्छे से कर सके। जबकि यहां सलाद का प्रचलन बहुत कम है, बहुत कम ही लोग सलाद की महत्व को समझ पाते हैं। तो ये रफेज की बात। अब परगैटिव्स क्या है? तो परगैटिव्स में बहुत सारी चीजें जो आपने नाम के रूप में सुना होगा परगैटिव्स को। परगैटिव्स में नॉर्मली इसबगोल की भूसी का नाम सुना होगा। मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बहुत सारे कायम चूर्ण वगैरह, नित्यम, झंडू, पंचार, बहुत सारा ब्रांड है जो बाजार में मिल रहा है। तो सब में परगैटिव्स के रूप में मुख्य रूप से मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग होता है, MgSO4 का। और इसके अलावा इसबगोल की भूसी जो होती है, इसबगोल की भूसी, ये सब को परगैटिव्स कहा जाता है। ये करता क्या है? तो शरीर में वाटर को कंटेन करता है और जब वाटर शरीर में स्टोर होगा तो पाचन क्रिया अच्छे से होगा। तो वाटर को रोक दिया, ये सेलुलोज रफेज के रूप में काम किया और रफेज के रूप में पूरे इंटेस्टाइन को साफ करके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्रिएट कर दिया। परिणाम स्वरूप कब्ज दूर हो गया और आपका जीवन बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और स्फूर्तिदायक हो जाता। तो इन चीजों को आप पढ़ाई से जोड़कर ना देखें। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो गया कॉन्स्टिपेशन की बात। अब आगे चलें तो कुछ और क्रिया है जिसको ध्यान देना है और उसमें कुछ और बीमारी की बात करेंगे जिसमें एक बीमारी है, नाम है चौथा गॉल स्टोन। ये ध्यान रखना, गॉल स्टोन जिसको पथरी कहते हैं। तो गॉल स्टोन नाम से यह स्पष्ट है। स्टोन मतलब पत्थर, गॉल ब्लैडर से आया। और गॉल ब्लैडर किधर होता है? लीवर के लेफ्ट लोब के नीचे, राइट लोब के नीचे। आंसर कीजिए जल्दी। तो राइट लोब के नीचे छोटा सा पाउच है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसमें क्या रहता है? क्या रहता है गॉल ब्लैडर में? तो वाइल रहता है, पीत, जो फैट को पचाने का काम करता। अब उसी गॉल ब्लैडर में जो हमारा गॉल ब्लैडर, ऐसे हमने बताया था कि गॉल ब्लैडर ये जो बड़ा लोब है उसके नीचे थैला जैसा संरचना, इसी में बाइल है। अब इस बाइल में ग्रैन्युलर्स, दानेदार संरचना बन जाए पत्थर के रूप में। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, साइज डिपेंड करता है वो किस लेवल का पत्थर बना है। तो ध्यान रखना है कि गॉल ब्लैडर में अगर पत्थर जैसी संरचना बन जाए तो इस पत्थर को ही हम नाम दे देते हैं गॉल स्टोन, चूंकि गॉल ब्लैडर में। अब ये बनता क्यों है, इसका कारण ध्यान रखना। पहला तो कि वैसे लोग जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये स्टोन को क्रिएट करता। और कोलेस्ट्रॉल कहां मिलेगा? तो कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज में ज्यादा मिलता है। जो मटन, चिकन, एग ये सब खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल खूब रहेगा। और हमने अभी कहा कि नॉनवेज टेस्ट के लिए लोग खाते हैं, जीवन उससे हमारा बहुत अस्त व्यस्त होता है, दिमाग भी अच्छा नहीं चलता है, तामसी भोजन है, दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए मानव को हमने कहा कि नेचुरली जो बायोलॉजी के कहता है कि मानव एक शाकाहारी प्राणी, तो हमें वेजिटेरियन होना चाहिए और वेजिटेरियन को ही फॉलो करना चाहिए। आज चीन को देखें कि इस नॉनवेज के कारण पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी संकट में डाल दिया। और ये नॉनवेज जो चमगादड़ के सूप पीने की टेंडेंसी थी उसकी वजह से कहता चमगादड़ में वायरस था और इसकी वजह से ये कोरोना जैसा वायरस, एक नया वायरस क्रिएट हो गया। तो ध्यान रखना है कि नॉनवेज मानव के लिए उचित नहीं। तो ये ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी, गॉल स्टोन बनेगा। दूसरा कि यदि ज्यादा कंसंट्रेटेड
वाइल का अगर निर्माण करने लगे लीवर, मतलब पानी की मात्रा कम हो जाए। वाइल में पानी कितना होता है? वाइल में पानी की मात्रा कितनी? तो 97% हमने बताया है आपको। लेकिन अगर पानी कम हो जाए और साल्ट और पिगमेंट ज्यादा हो जाए तो उसको गाढ़ा बाइल कहेंगे। बहुत गाढ़ा हो जाता है कभी कभी किन्हीं लोगों में पानी की मात्रा कमने से। तो जब कंसंट्रेटेड हो जाए, जब गाढ़ा हो जाएगा, तो वही गाढ़ा बाइल धीरे धीरे ग्रैन्यूल्स के रूप में क्रिएट होने लगेगा। और क्रिएट होगा तो इस दानेदार ग्रैन्यूल्स को ही हम नाम दे देंगे क्या? गॉल स्टोन। तीसरा एक कारण है कि कुछ लोगों में एक विशेष प्रकार का सॉल्ट बन जाता है, नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो ये जो है कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड का एक लवण। कैल्शियम भोजन में होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। जब दोनों कंबाइन करता है भोजन में तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है और ये भी स्टोन के रूप में जमा हो जाता। तो छोटा स्टोन होगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उस समय के साथ ये स्टोन बड़ा होने लगेगा। और जब बड़ा हो जाएगा ऐसे और बड़ा पत्थर बनेगा ये, और ये जैसे ही इसके दीवार को टच करेगा तो पेन होने लगेगा, बहुत दर्द करेगा। और दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो डॉक्टर आपको अनुमान लगा लेगा कि हो सकता है कि पथरी हो गया। तो पथरी का इलाज क्या है? तो इलाज है इसको काट करके बाहर निकाल देना, या तो लेजर तकनीक से इसको तोड़ करके चूर्ण करके इसको रिलीज करवा देना, बाहर कर देना। तो सर्जरी एक माध्यम है जिसके द्वारा गॉल स्टोन को ठीक किया जा सकता है। तो 3 कारण, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कंसंट्रेटेड बाइल की वजह से, या कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से। तो ये गॉल स्टोन की बात। अब लास्ट में जो कुछ बीमारी की बात है लीवर से संबंधित, वो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बीमारी को, जिसमें बीमारी है नाम, 5वां बीमारी नाम लिख रहे हैं हीपेटाइटिस। ये ध्यान रखना, हीपेटाइटिस एक इंपॉर्टेंट बीमारी, बहुत गंभीर और बहुत चर्चा में आजकल, पूरी दुनिया तबाह है इससे। तो इसको समझना। तो हमने पढ़ा था कि लीवर बना होता है किस सेल से? लीवर किस सेल से बनता है? तो लीवर का सेल का नाम, रिप्लाई कीजिए जल्दी। तो लीवर के सेल का नाम हमने बताया था हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट, और हिपैटोसाइट में अगर इंफेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड हीपेटाइटिस। ये ध्यान रखना। तो हिपेटाइटिस ये है, हिपैटोसाइट सेल में इंफेक्शन की वजह से संक्रमण हो जाता है, कई तरह के संक्रमण। अब संक्रमण के हिसाब से यह हिपेटाइटिस को बांटा गया है कई वर्ग में, और जब बांटेंगे तो हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने तरह का हेपेटाइटिस वर्ल्ड लेवल पर मिलता है। ये ग्रेड है अलग अलग लेवल का, अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस के लक्षण के हिसाब से, संक्रमण के हिसाब से, किस रूप में हो रहा है और क्या इसका प्रभाव है, इसकी वजह से इसको कई ग्रुप में बांटा गया। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हेपेटाइटिस के इतने प्रकार, लेकिन भारत में ए, बी, सी ये 3 तरह का हेपेटाइटिस इंडिया में नॉर्मली लोगों में इन्फेक्टेड देखा जाता है। मतलब भारत में हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है। डी, ई, के नॉर्मली भारत में नहीं मिलता। अब यहां ए, बी, सी को थोड़ा सा समझना। तो पहला जो हम लिखने जा रहे हैं उसका नाम है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, ये ध्यान रखना। और हेपेटाइटिस ए का है दूसरा नाम जॉन्डिस है, ये ध्यान रखना। हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम जॉन्डिस है, जिसको पीलिया कहते हैं। तो कभी कभी हेपेटाइटिस ए देगा और कभी कभी जॉन्डिस लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, हिंदी में पीलिया। अब ये एक कॉमन बीमारी है लीवर की। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी जॉन्डिस हो जाता है, छोटा, कम, हल्का, ज्यादा, गंभीर। कभी कभी लोगों को जान ले लेता है और कभी कभी नॉर्मली ठीक हो जाता है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ बच्चे तो जन्म के साथ ही जॉन्डिस लेकर आते हैं।
तो जन्म के साथ बच्चों में भी जॉन्डिस देखा जाता है, इसलिए जॉन्डिस एक कॉमन प्रक्रिया है, कॉमन बीमारी के रूप में देखते हैं। अब इस जॉन्डिस का जो बीमारी है, ध्यान रखना है, ये बीमारी का कारण जो है वो कारण है नॉर्मली जल, ये ध्यान रखना। और जल में ध्यान रखना है संदूषित जल, मतलब वैसा जल जो गंदा हो। तो जल ही इसका मेन वजह है, वाटर। तो जल से होता है ये कॉमन प्रक्रिया, और इसलिए हेपेटाइटिस ए को एक नाम दिया गया है कि यह एक जल जनित रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ देगा इनमें से कौन जल जनित रोग है और जल जनित रोग नहीं है। तो जल जनित रोग के रूप में हेपेटाइटिस ए को ध्यान रखना। लेकिन जल के अलावा ये भोजन से भी होता है कि गंदा भोजन है, तो भोजन अगर संदूषित है तो उससे भी हेपेटाइटिस देखने को मिलते हैं। इसलिए देखते हो नॉर्मली जो बैचलर लाइफ में हॉस्टल्स में मेस में खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, फिल्टर नहीं है, सप्लाई वाटर है, भोजन मेस में कर रहे हैं, होटल्स में कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस से कॉमनली हो जाता। तो ये ध्यान रखना। अब ये जो होता है गंदे वाटर या भोजन से, इसका वजह क्या है? तो वजह 3-4 तरह का। आजकल जो रिसर्च है उसमें एक कारण वायरस को माना जाता है, दूसरा कारण बैक्टीरिया को माना जाता है, तीसरा वर्म को माना जाता है, और चौथा ये जो है स्टोन भी है, जो अभी हमने पढ़ा। तो ये सब कारण है जॉन्डिस का। तो ध्यान रखना है, वायरस, बैक्टीरिया, वर्म या स्टोन, ये सब आजकल जॉन्डिस या हेपेटाइटिस ए को क्रिएट करते हैं, ये ध्यान देना। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन चुनना हो तो ऑप्शन आपको करना कौन है? वायरस करना। तो दैट मीन्स कि जॉन्डिस जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है, और ये विषाणु पहुंचता कैसे है? तो वाटर से या गंदे भोजन से। तो ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जब पहुंचेगा तो इसका लक्षण है, और लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और लक्षण के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में ये बढ़ जाता है बिलिरुबिन, इसकी मात्रा, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती। और बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है? कैसा होता है बिलिरुबिन? तो पीले कलर का होता है। और जैसे ही ये बढ़ेगा तो शरीर में जो जो चीज आप दिखाई दे सकता है वो सब पीला होने लगेगा। मतलब नाखून, त्वचा, आंख, मूत्र, पसीना, ये सब का रंग क्या होगा? पीला दिखने लगेगा। और जैसे ही पीला दिखेगा तो डॉक्टर को अनुमान लग जाएगा कि लगता है कि इसको जॉन्डिस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ गया, और ये बिलिरुबिन का उत्सर्जन लीवर नहीं कर पा रहा। और यही वजह है हेपेटाइटिस ए में नॉर्मली पीला पीला सब कुछ दिखने लगता है, और इसलिए इसका कॉमन नेम पीलिया भी है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा कॉमन जो प्रक्रिया है लक्षण के रूप में कि भूख न लगना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, पेट में दर्द होना, या खाने की इच्छा न करना भी एक कॉमन प्रक्रिया है। तो इसमें करते क्या है? क्या इसका उपाय है? तो उपाय यही है कि आपको ऑयली भोजन बंद कर देना। तो ऑयली भोजन नहीं करना है, और एक काम करना है, बेड रेस्ट करना। अगर ऐसा कर लेते हैं 15-20 दिन तो जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है। इसका कोई दवा की जरूरत नहीं होती। सपोर्टिव दवाएं चलती है लीवर को मजबूत करने के लिए, लेकिन नॉर्मली कि ऑयली भोजन बंद कर दें और कंप्लीट बेड रेस्ट में रहें। बेड रेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट बेड रेस्ट, इवन कि आप उठे बैठे भी नहीं। अगर बाथरूम करने की सुविधा रूम में मिल जाए तो आप उतना जल्दी रिकवर कर पाएंगे। जितना आप काम करेंगे, जितना वर्कआउट करेंगे, उतना ज्यादा जॉन्डिस आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। तो यही जॉन्डिस या हेपेटाइटिस ए की बात, जिसको पीलिया कह रहे हैं। कारण याद रखना है, किसके कारण होता है, लक्षण क्या है, और कैसे इसको उपचार के रूप में ध्यान देना। तो ये हो गया हेपेटाइटिस ए की बात। अब जो मेन एक बीमारी है इस डाइजेशन से संबंधित या जीआई ट्रैक्ट से संबंधित या लीवर से संबंधित, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आज चुनौती बना हुआ है मानव के लिए। और वो बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, ये ध्यान रखना।
तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी सब लीवर की बीमारी है। ए हो गया तो जॉन्डिस हो गया, और बी हो गया तो जॉन्डिस ना कह करके इसको यकृत शोथ कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यकृत शोथ। तो यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी, हमने कहा इतने तरह का है ये, ए बी सी डी ई के, लेकिन सबसे जो जानलेवा है यही सबसे जानलेवा है पूरे वर्ल्ड के लिए, ये ध्यान रखना। और इसलिए यकृत शोथ एक चुनौती बना हुआ है। अब यहां ध्यान दें, यकृत लीवर है, शोथ मतलब होता है फूलना। हमने पढ़ा कि लीवर का साइज 1.5 किलोग्राम का होता है, तो 1.5 किलोग्राम का लीवर है तब तो वो सही है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 1.5 किलो से बड़ा होने लगे, 2.25 केजी हो जाए, 2 केजी हो जाए, बड़ा हो गया, फूल गया, तो समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया। तो पेट बड़ा हो जाए, जब लीवर बढ़ेगा तो पेट के पास है तो पेट का साइज भी बड़ा होगा और धीरे धीरे फूलने लगेगा। लीवर काम करना बंद कर देगा, पानी भर जाएगा और बेली बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये एक गंभीर बीमारी है और ये फेटल बीमारी है। और फेटल बीमारी के रूप में ध्यान रखना है कि इसका जो कारण है वो कारण एक ही है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये इसका कारण है। मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस है और वो बी वाला है और वो व्यक्ति का ब्लड या उसका कोई भी ऐसा चीज जिसमें वो वायरस है और वो किसी दूसरे को स्पर्श कर ले और उसके कॉन्टामिनेशन में आ जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता। तो ये ध्यान रखना, ये जब भी फैलेगा तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलेगा। मतलब किसी बीमार लोगों के पास जाने से, छूने से, उसके साथ समय बिताने से, उसके साथ सोने से, उसके कपड़े को इस्तेमाल करने से ये सब हो सकता है और इसलिए ये कॉन्टामिनेटेड डिजीज के रूप में देखा जाता। तो ये ध्यान रखना है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जब आता है व्यक्ति तो हेपेटाइटिस बी होने का कारण बनता। और जो होता है इसके लिए कॉजिंग एजेंट जो कारक है वो कारक यहां पर एक ही है और वो कारक विषाणु है, वायरस। तो ये ध्यान रखना, यहां पर हमने कई नाम लिया था, यहां एक ही नाम है, कौन? विषाणु। और वायरल डिजीज है इसलिए बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर विषाणु जब ये आ जाएगा, घुस जाएगा, संक्रमण हो जाएगा तो होगा क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखने लगेगी। पहला कि लक्षण जो दिखेगा, क्योंकि लक्षण पर ही नजर रखना, तो लक्षण जो है यहां कि अचानक व्यक्ति का वजन घटने लगता, ये ध्यान रखना, वजन घटने लगेगा, पूरे बॉडी का वजन घटेगा। लेकिन दूसरा जो लक्षण है कि पेट बाहर आ जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण। और इसके अलावा हमेशा दस्त की शिकायत होगी, मतलब पाचन नहीं होगा, हमेशा लूज मोशन हो जाएगा और दस्त की शिकायत उसमें देखी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और किसी कारण से क्रोनिक हो गया तो फिर व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हो जाएगा और लीवर सिरोसिस के बाद आदमी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और अंत में लीवर कैंसर हो जाता। और अगर यहां तक आ गए तो फिर जानलेवा होगा और आदमी के लिए फेटल साबित होगा। तब जाकर ऑप्शन बचता है कि आप इसका लीवर ट्रांसप्लांट करा दो। वो भी कोई जरूरी नहीं कि लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब हम जो बता रहे हैं इसको समझना है कि ये जो बीमारी है ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और गंभीरता इस रूप में देखें कि फैलता है बहुत तेजी से। हमने कहा संपर्क में आने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। अब यहां ध्यान दें कि चूंकि ये संक्रमण बहुत अधिक फैलाता है इसलिए इस हेपेटाइटिस बी को एड्स जो बीमारी होती है, जिसको आज दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है, तो एड्स से 100 टाइम्स 100 गुना ज्यादा खतरनाक माना गया है किसको? हेपेटाइटिस को। तो ये ध्यान रखना कि एड्स से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, जबकि एड्स को ही लोग बहुत खतरनाक मानते हैं।
और अक्सर एग्जाम में दे देता है कि इनमें से कौन सी बीमारी ज्यादा डेंजरस है, जानलेवा है। ऑप्शन दे देगा कैंसर, ऑप्शन दे देगा एड्स, ऑप्शन दे देगा हेपेटाइटिस, तो आंसर हेपेटाइटिस हो। क्यों है? क्योंकि ये जो परेशानी है इसका अभी भी कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, किसी तरह का क्यूर नहीं होता है, उपचार उपलब्ध नहीं है पूर्ण रूप से। आप बीमारी को कुछ दिन तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में अभी भी पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं कर पाया, और इसलिए ये एक बहुत ही फेटल बीमारी के तौर पर देखा जाता। जिसमें एक कारण और है कि ऐसी समस्याएं उनमें ज्यादा होती है जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं। तो शराब के सेवन करने वाले को देखते हैं अक्सर लीवर सिरोसिस हो जाता, बेली बाहर आ जाता है। अक्सर देखेंगे कि जिनको हेपेटाइटिस बी होगा और वो सीरियस हो जाएंगे तो उनका बॉडी घटने लगेगा, मांसपेशियां खरने लगेगी, पतला हो जाएगा, दुबला पतला होगा, और पेट जो होगा गर्भवती महिला जैसा हो जाएगा। मतलब जैसे प्रेग्नेंट लेडी का पेट बाहर आता है, एग्जैक्टली हेपेटाइटिस बी पेशेंट का भी पेट वैसे ही बाहर आ जाता है। अगर उतना हो गया तो समझ लिया जाता है कि अब ये पेशेंट्स अंतिम समय में पहुंच गया है और कभी भी इस पेशेंट के साथ हादसा हो सकता। तो ये एक गंभीर बीमारी, उपचार नहीं। और ये भी तय है कि दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है, माना जाता है कि 5 से 7% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस से संक्रमित है। ये एक आकलन है विश्व का कि विश्व में 5 से 7% लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं, उनमें पॉजिटिव लक्षण है। लेकिन हेपेटाइटिस एक ऐसा बीमारी है चूंकि वायरस है, और वायरस के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग का क्या है, कड़ी है। तो कभी कभी लोगों को पता भी नहीं चलता, वो जीवन जी लेते हैं पूरी तरह से, क्योंकि जब तक नॉन लिविंग है, इनएक्टिव स्टेज में है, तो आदमी को कोई नुकसान नहीं। इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है लेकिन जीवन जी रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, उनको 50 साल से हेपेटाइटिस बी है, उनका लीवर का मैक्सिमम चीजें खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो स्वस्थ हैं, उनका कुछ लीवर काम करता है और उसी से उनका काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, लेकिन उनको पता नहीं। और इसलिए सतर्क रहने की जरूरत होती है, पता करने की जरूरत होती है। अब यहां ध्यान देना है कि अगर इलाज नहीं है तो है क्या? तो आज कोरोना का इलाज नहीं है तो क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आ जाए तो आदमी बच जाएगा और इस आपदा से बाहर आ जाएगा। और ये एक अच्छा है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उपलब्ध है, ये ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवा लेता है तो हेपेटाइटिस से उसको जीवन भर सुरक्षा मिलती है, फिर हेपेटाइटिस से उसको डरने की कोई बात नहीं है। जिसके नॉर्मली 3 डोज लगाए जाते हैं और ये किसी भी उम्र में लग सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी अगर नहीं लगवाए हैं तो वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि यहां पर वैक्सीन ही एकमात्र आपके पास हथियार है जिससे हेपेटाइटिस बी से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी किसके कारण? विषाणु के कारण, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर तक होता है। एड्स से 100 गुना खतरनाक है और ये फैलता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो यही गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारी की बात। तो आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में जीव विज्ञान में हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज और पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उससे रिलेटेड हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं। तो थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जीवन में पढ़ाई को एग्जाम से जोड़ कर ना देखें, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ें, चीजों को समझें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद।